all, this is Palak Narang studying MBBS and welcome to my YouTube channel. So, आज फाइनली हम लोग फिनिश करने वाले फोटोसिंथेसिस के पूरे चैप्टर के साथ लास्ट जो आज टॉपिक करेंगे दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं? तो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने के लिए कुछ हो सकते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स और कुछ हो सकते हैं इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि गैस लगाओ, बहुत बेसिक है, सबको आता है, लाइट, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर, देन वी हैव वाटर। ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो कि फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट कर सकते हैं। इंटरनल फैक्टर्स क्या क्या हो सकता है? क्लोरोफिल, मेसोफिल सेल्स, उसके अलावा टाइप ऑफ लीफ, फिर क्लोरोप्लास्ट, इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन और एक लास्ट फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट जो हम पढ़ेंगे आगे कि ये क्या है। तो देखो, डिफरेंट एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, डिफरेंट इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। अब इतने सारे फैक्टर्स हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस क्या होगा? वो वाला फैक्टर जो कि होगा लिमिटिंग फैक्टर। इसका मतलब क्या हुआ जो मैंने अभी आपको बोला? ब्लैकमैन करके कोई है जिसने 1906 में बताया था लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। और उसमें क्या बताया कि जब फोटोसिंथेसिस हो रही है तो उस टाइम पे, जिस टाइम पे फोटोसिंथेसिस हो रही है, वो किस मेजर फैक्टर पे डिपेंड करेगी? वो उस पे डिपेंड करेगी जो उस समय लिमिटिंग फैक्टर हो। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे लाइट नहीं पहुँच पा रही है, हालांकि लाइट बहुत रेयरली एक लिमिटिंग फैक्टर होती है क्योंकि वो ओपनली अवेलेबल है, पर कोई ऐसे प्लांट्स जो कि शेडी एरिया में रह रहे हैं वहाँ पर लाइट नहीं है, लो लाइट इंटेंसिटी है अगर, तो लाइट लिमिटिंग फैक्टर होगी। सिमिलरली कोई दूसरे फैक्टर भी लिमिटिंग फैक्टर हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि उस समय वो लिमिटिंग फैक्टर है या नहीं। तो वो डिपेंड करेंगे कि वो कितना अफेक्ट कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को। दिस थिंग इज गिवन बाय ब्लैकमैन। क्या दिया था? लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। तो अब डिटेल में एक एक एक्सटर्नल फैक्टर को हम पढ़ेंगे, फिर इंटरनल फैक्टर्स पे आएंगे। चलो, सबसे पहले एक्सटर्नल फैक्टर पे बढ़ते हैं, दैट इज लाइट। अगेन मैं वही रिपीट करूंगी जो मैंने बोला था, लाइट इज रेयरली अ लिमिटिंग फैक्टर। एक्सेप्ट फॉर शेडी ड्राई एरियाज। मतलब जहाँ पर लाइट पहुँच ही नहीं पा रही है, कोई प्लांट जैसे ढके हुए रह रहे हैं या वहाँ पे नहीं, छोटे हैं, शेडी एरियाज में रह रहे हैं, तो वहाँ पर ही लाइट सिर्फ लिमिटिंग फैक्टर है। अदरवाइज लाइट तो सबको अवेलेबल होती है इजी से। लाइट में सबसे पहला हम पढ़ेंगे लाइट इंटेंसिटी। उसके लिए सबसे पहले एक ग्राफ बनाएंगे। वाई एक्सिस पे है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस या फिर रेट ऑफ CO2 फिक्सेशन लिख सकती हूँ क्योंकि फोटोसिंथेसिस इज CO2 फिक्सेशन। तो देखो, जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, ये है लाइट इंटेंसिटी,
जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगी तो इनिशियली रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ेगा। इतना दिख रहा है हमको, जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी बढ़ रहा है फोटोसिंथेसिस भी बढ़ रहा है। तो ये है एक्सीलरेशन टाइप ऑफ ग्राफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पर एक ऐसा पॉइंट आता है विच इज अ सैचुरेशन पॉइंट। इस पॉइंट पे, सैचुरेशन पॉइंट पे, अब लाइट इंटेंसिटी तुम जितनी भी बढ़ा लो, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अब इतनी ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी हो जाएगी तो अदर फैक्टर्स विल बिकम लिमिटिंग। वाटर, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ भी इस पॉइंट के बाद कांस्टेंट हो जाती है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस उतनी ही रहेगी, बढ़ेगी नहीं। और ऐसा पॉइंट जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं बढ़ती है, रेट नहीं बढ़ती है, तब हम लोग अचीव करते हैं 10% ऑफ सोलर एनर्जी यूज हो जाती है। एट दिस पॉइंट, सैचुरेशन पॉइंट में 10% ऑफ सोलर एनर्जी हम यूज़ कर लेते हैं। इसके बियॉन्ड अगर आप लाइट इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज नहीं होगा एक पॉइंट के ऊपर, दैट इज नोन एज सैचुरेशन पॉइंट। उसके अलावा पहले तो इनिशियली जब कम इंटेंसिटी थी तो ठीक है, जैसे जैसे इंटेंसिटी हमने बढ़ाते गए वैसे वैसे जो ग्राफ हमारा सीधा सीधा जाता गया, लीनियर ग्राफ जाता गया और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ती गई। ठीक है, दिस इज लाइट इंटेंसिटी। फिर एक है लाइट क्वालिटी। लाइट क्वालिटी मतलब क्या? कौन से नैनोमीटर की लाइट की, कौन से नैनोमीटर की वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज करता है प्लांट, तो वो यूज करता है 400 to 700 नैनोमीटर ऑफ लाइट। दिस इज अ विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम and this constitutes PAR. What is PAR? Photosynthetically active radiation। इसका मतलब ये वाला जो वेवलेंथ है, उस वेवलेंथ के अंदर वही वेवलेंथ की लाइट आएगी तो वो फोटोसिंथेसिस करेगी और फोटोसिंथेटिकली एक्टिव होगी। उसमें भी जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो होती है रेड एंड ब्लू लाइट पे, और जो मिनिमम अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है वो होती है ग्रीन लाइट पे। ठीक है, समझे इतना? ये हुई लाइट क्वालिटी। कोई भी डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। एक और होता है लाइट ड्यूरेशन। अब लाइट ड्यूरेशन इन जनरल या एज सच फोटोसिंथेसिस के रेट पे डिपेंड नहीं करती है, डज नॉट अफेक्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। हालांकि अगर लाइट ड्यूरेशन बढ़ेगी तो यील्ड बढ़ेगा, मतलब इन जनरल फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी लेकिन उसकी रेट नहीं बढ़ेगी, मतलब किस रेट से कितनी जल्दी वो फोटोसिंथेसिस कर रही है वो नहीं बढ़ेगी। लाइट ड्यूरेशन अगर ज़्यादा टाइम तक तुम्हारे पास लाइट रहेगी तो ज़्यादा टाइम तक फोटोसिंथेसिस होगा लेकिन उसकी रेट नहीं बढ़ेगी। समझे? तो 3 चीज़ हमने करी, एक लाइट इंटेंसिटी, लाइट क्वालिटी और लाइट ड्यूरेशन। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, दैट इज़ लाइट कंपेंसेशन पॉइंट। What is light compensation point? वो होता है अर्ली मॉर्निंग्स एंड इवनिंग्स में। अर्ली मॉर्निंग्स एंड इवनिंग्स में लाइट उतनी ज़्यादा तेज़ नहीं होती है तो फोटोसिंथेसिस कंपैरेटिवली दूसरे टाइम से कम होती है, लेकिन इस पॉइंट पर व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज, इस पॉइंट पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस is equal to the rate of respiration। समझे? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इक्वल टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन। एज अ ग्राफ की तरह अगर रिप्रेजेंट करना हो तो ये वाला पॉइंट है
वहाँ पे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों होगी। ठीक है, ये हुआ हमारा लाइट का इन जनरल। सबसे पहले तो मैंने बोला ब्लैकमैन ने लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया था, जिसने ऐसा बोला कि जो भी चीज़ लिमिटिंग में होगी, जो भी चीज़ लिमिटिंग फैक्टर होगी, वो हम लोगों का सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगी फोटोसिंथेसिस को। अब सबसे पहले लाइट के बारे में अगर हम बात करें तो 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है लाइट के में। सबसे पहला लाइट इंटेंसिटी, दूसरा लाइट क्वालिटी, तीसरा लाइट ड्यूरेशन, और एक एक्स्ट्रा पॉइंट है हमारे पास लाइट कॉम्पेंसेशन पॉइंट। अब लाइट इंटेंसिटी की बात करें तो इनिशियली अगर मैं लाइट इंटेंसिटी बढ़ाऊंगी, पहले तो हम लोग मान लेते लाइट इंटेंसिटी कुछ नहीं थी, लो थी लाइट इंटेंसिटी। अब मैं इनिशियली लाइट इंटेंसिटी बढ़ाऊंगी तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ेगा, पर एक पॉइंट पे आगे। अब अगर मैं लाइट इंटेंसिटी बढ़ाऊंगी तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे कुछ नहीं होगा, वो उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी, क्योंकि इस पॉइंट में लाइट तो तुम बढ़ा सकते हो, बाकी सारे फैक्टर्स लिमिटिंग हो जाएंगे ना। लेकिन तो ये पॉइंट पे कितनी हमने सोलर एनर्जी यूज़ कर ली, 10% ऑफ द सोलर एनर्जी हमने यूज़ कर ली। दूसरा आता है हमारे पास लाइट क्वालिटी। लाइट क्वालिटी मतलब जो वेवलेंथ है विच इज़ 400 to 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ वो यूज़ करेगा, बिकॉज इट हैज़ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन PAR। और मैक्सिमम कौन सी लाइट ऑब्जॉर्व होती है, रेड या ब्लू लाइट ऑब्जॉर्व होती है, और कौन सी सबसे कम होती है, ग्रीन होती है, तभी वो ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट बैक करता है और ग्रीन दिखता है। ठीक है, तीसरी चीज़ जो मैंने बोली दैट वाज लाइट ड्यूरेशन। तो लाइट ड्यूरेशन जो है वो एज सच इफेक्ट नहीं करती है बिल्कुल भी किसको, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को, लेकिन ईल्ड पे इफेक्ट करती है, वो ईल्ड बढ़ाएगी। दूसरा था लाइट कंपेंसेशन पॉइंट। तो वो ऐसा पॉइंट होता है मॉर्निंग या इवनिंग में, अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग में, जिसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इक्वल टू द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। तो इस टाइम पे जो ईल्ड होगा, पहले तो दिन में 2 बार हुआ ये वाला प्रोसेस जब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इक्वल टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन। दूसरी चीज़, इस टाइम पे ईल्ड 0 हो जाती है। इसका मतलब जो भी कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट बन रहा था फोटोसिंथेसिस में, वो सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट यूज हो जाता है रेस्पिरेशन में। तो ईल्ड हमारे पास क्या आई, 0। ये पॉइंट भी ऐड कर लो, इसमें क्या होती है, ईल्ड इज 0 बिकॉज द कार्बोहाइड्रेट फॉर्म्ड इन फोटोसिंथेसिस is used in respiration। ठीक है, ये पूरा का पूरा हमारा कंप्लीट हुआ लाइट एज अ एक्सटर्नल फैक्टर। अब घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो दूसरे एक्सटर्नल फैक्टर्स है वो कंपैरेटिवली छोटे हैं, लाइट सबसे बड़ा था, इसलिए सबसे पहले खत्म कर दिया। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो उससे पहले इसको लिख लो। चलो, सेकेंड फैक्टर विच इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MCQ पॉइंट नीट के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मेजर लिमिटिंग फैक्टर। क्यों ऐसा? हमारे पास एटमॉस्फेयर में कितना कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है, 0.03 to 0.04%। इसको मैं दूसरे शब्दों में कहना चाहूँ तो वो होगा 300 to 400 पार्ट्स पर मिलियन, या फिर 300 to 400 माइक्रॉन्स पर लीटर। ये इसके यूनिट है। अब ये इतना ही अवेलेबल है आपके पास। जो C4 प्लांट्स है वो मैक्सिमम CO2 का यूज़, वो अपनी मैक्सिमम सैचुरेशन दिखाते हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल होता है 360 पार्ट्स पर मिलियन, विच इज़ फेयर इनफ। जब 360 ppm कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन पहुंच जाएगी, उस मोमेंट पे C4 प्लांट्स अपना मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस का रेट दिखाएंगे, कंसीडरिंग बाकी फैक्टर्स फेवरेबल है। C3 प्लांट्स जो होते हैं ऑन द अदर हैंड, उसका मैक्सिमम सैचुरेशन शो होता है व्हेन द कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन इज 450 पार्ट्स पर मिलियन। हमारे पास मैक्सिमम अवेलेबल ही 400 है, तो C3 प्लांट्स जो है वो कभी भी अपना मैक्सिमम सैचुरेशन दिखा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको उनका मैक्सिमम लेवल ऑफ CO2 कंसेंट्रेशन मिल ही नहीं रहा है। इसीलिए विथ करंट available carbon dioxide in the atmosphere, C3 has limiting carbon dioxide
and does not show saturation in current atmosphere. इसका मतलब अगर हम आज का कंसीडर करें एटमॉस्फेयर, उसमें मैक्सिमम CO2 कंसेंट्रेशन ही हमारे पास 400 पार्ट्स पर मिलियन है, पर C3 को कितनी चाहिए, 450 चाहिए, उतनी तो है ही नहीं हमारे पास। तो इसलिए इस मूवमेंट पे क्योंकि हमारे पास कंसेंट्रेशन ही नहीं है, तो C3 प्लांट्स कभी अपना मैक्सिमम सैचुरेशन शो ही नहीं करेंगे। पर हम इंसान क्या है, हम बहुत स्मार्ट है, तो हमने क्या किया, ग्रीन हाउस प्लांट्स बना दिए, जिसमें हमने क्या डाल दिया, टोमेटो एंड बेल पेपर। और ग्रीन हाउस में क्या किया, CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, तो ये मैक्सिमम अपना सैचुरेशन शो कर पाए, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस शो कर पाए। वो कैसे हुआ, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हुआ। एक और चीज़, अगर हम लोग लॉजिकली ये इसको 450 ppm चाहिए, अगर मैं समहाउ कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन 500 ppm कर दूं, तो क्या C3 प्लांट्स भी मैक्सिमम अटेन कर पाएंगे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस? ऑब्वियसली। इसीलिए एट 0.05% ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिमम सैचुरेशन इज अचीव्ड। और हम लोग ने C3 में कैसे किया, वो ग्रीन हाउस करके वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की सैचुरेशन बढ़ा दी, इसलिए टोमेटो एंड बेल पेपर में मैक्सिमम सैचुरेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हो पाया। तो ये था हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। इसके पहले मैं आपको एक ग्राफ बता देती हूँ। ये है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस या फिर रेट ऑफ CO2 फिक्सेशन अगेन, और ये है CO2 कंसंट्रेशन। ये वाला जो प्लांट है ये इतनी जल्दी अचीव कर रहा है अपना CO2 कंसंट्रेशन मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम सैचुरेशन, और ये प्लांट है वो लेट अचीव कर रहा है। इसका मतलब उसको ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए। तो ये कौन सा होगा, C3 के C4। ज़्यादा कंसंट्रेशन किसको चाहिए, CO2 की, C3 को। तो ये C3 होगा, ये C4 होगा। जो जल्दी अपना मैक्सिमम सैचुरेशन अटेन कर रहा है वो C4 है, जो लेट कर रहा है वो C3 है। समझे? कंसिडरिंग ये जो लिमिटिंग फैक्टर नहीं है लाइट, मतलब ये हाई लाइट इंटेंसिटी पे हो रहा है, क्योंकि अगर लाइट ही नहीं होगी तो तुम कितना भी कार्बन डाइऑक्साइड दे दो कोई फायदा ही नहीं है। लो लाइट इंटेंसिटी में तुम कितना भी कार्बन डाइऑक्साइड दे दो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। हम किस पे बात कर रहे हैं, सिर्फ हाई लाइट इंटेंसिटी पे बात कर रहे हैं। समझे? तो ये हुआ हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। अगेन कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास इन जनरली एक लिमिटिंग फैक्टर है। क्वेश्चन आता है क्यों, क्योंकि हमारे पास अवेलेबली कितना है 0.03 to 0.04%, विच इज 300 to 400 पार्ट्स पर मिलियन। अब C3 को कितना चाहिए हम लोगों के पास, 450। C4 को कितना चाहिए मैक्सिमम सैचुरेशन करने के लिए, 360। तो अब 360 तो हमारा अरेंज हो जाएगा क्योंकि हमारे पास उतना है अवेलेबल, लेकिन वो नहीं होगा तो हम क्या मानेंगे, 0.05% पे मैक्सिमम सैचुरेशन इज अचीव्ड, मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज अचीव्ड इन प्लांट्स। समझे? बस इतना ही मैंने बताया, और कंसीडरिंग कि हाई लाइट इंटेंसिटी पे। तो अब नेक्स्ट हम लोग टेम्परेचर पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दैट इज थर्ड वाला, टेम्परेचर। जो टेम्परेचर है वो कैसे अफेक्ट करेगा फोटोसिंथेसिस को। तो देखो, जो लाइट रिएक्शन है ना उस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाइट रिएक्शन का टेम्परेचर का लाइट रिएक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क किस पे पड़ता है, डार्क रिएक्शन पे। क्यों? क्योंकि डार्क रिएक्शन में क्या होते हैं, हमारे पास एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि रुबिस्को है, PBKs है, वो सब जो एंजाइम्स है ना, बहुत इन जनरल एंजाइम्स बहुत नखरे वाले होते हैं। तो अगर उसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है उस प्लांट का, उससे अगर तुम बढ़ा दो तो क्या होगा, एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे।
और डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो फिर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। ऑप्टिमम टेम्परेचर मैंने बोला, मार्क माय वर्ड्स, क्यों? क्योंकि C4 का ऑप्टिमम टेम्परेचर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू C3। C4 वाले हाई लाइट इंटेंसिटी में रह सकते हैं। नेक्स्ट इज फोर्थ वाला, दैट इज वाटर। अब वाटर इन जनरल डज नॉट डायरेक्टली अफेक्ट फोटोसिंथेसिस, सॉरी, does not directly affect photosynthesis। इसका मतलब देखो, प्लांट्स क्या करता है, सॉइल में से अब्जॉर्ब कर लेता है पानी, और जितना भी वो पानी अब्जॉर्ब करता है उसमें से 1% यूज करता है प्लांट, बाकी का 99% वो उड़ा देता है, बीट ट्रांसपिरेशन, बीट कुछ भी। तो यूज कितना हुआ उसके पास? 1%। बाकी तो वो यूज ही नहीं कर रहा है, तो वो डायरेक्टली अफेक्ट भी नहीं कर रहा है फोटोसिंथेसिस को, वो इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है। इनडायरेक्टली कैसे वो अफेक्ट कर रहा है कि अगर H2O कम है, हमारे पास वाटर कम है, तो प्लांट को वाटर स्टोर करके रखना पड़ेगा, जस्ट लाइक ज़ीरोफाइट्स। तो स्टोर करने के लिए क्या करते हैं, स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं। अगर स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा तो CO2 नहीं आ पाएगा, CO2 नहीं आ पाएगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। दूसरा एक तरीका है कि अगर पानी कम हो तो क्या होता है, लीव्स विल्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से सरफेस एरिया ऑफ लीफ कम हो जाती है और अगेन फोटोसिंथेसिस नहीं होता। तो इस वजह से टेम्परेचर और वाटर भी अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को। टेम्परेचर कैसे, तुमने ऑप्टिमम से थोड़ा बढ़ा दिया तो फिर एंजाइम्स तुम्हारे डाटा बाय बाय हो जाएंगे, रूबिस को पी केस चला गया और अब तुम लोगों के डीनेचर हो चुके, तुम कुछ नहीं कर सकते। लाइट रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करता टेम्परेचर। और वाटर की बात करें तो वाटर उसको जितना चाहिए उतना उससे ज़्यादा ही ले लेता है, उसमें से 1% अब्जॉर्ब करता है, बाकी सारा उड़ा देता है। और उसके अलावा ये डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता है फोटोसिंथेसिस को, दो अलग तरीके से कर सकता है। अगर कम हो गया वाटर तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे या फिर लीव्स विल्ट हो जाएगी, तो फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा। दिस इज इट विथ आवर एक्सटर्नल फैक्टर्स। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू इंटरनल फैक्टर्स। चलो, नाउ इंटरनल फैक्टर्स। सबसे पहला क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक होता है टर्मिनोलॉजी, दैट इज एसिमिलेटरी नंबर। या फिर फोटोसिंथेटिक नंबर बोलते हैं इसको। इसका क्या फायदा होता है, टेल्स अबाउट द relationship between chlorophyll and photosynthesis। कि फोटोसिंथेसिस और क्लोरोफिल का क्या रिलेशन है, तो वो कैसे बताता है, इसका स्पेसिफिक कैलकुलेशन होती है, जैसे कि अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ग्राम्स फिक्स्ड बाय 1 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल इन एन आवर। ठीक है, याद कर लो कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रहा है 1 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल से इन एन आवर। तो इन जनरल अगर मैं बात करूं तो अगर हम क्लोरोफिल बढ़ाएंगे तो हमारी फोटोसिंथेसिस भी बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसके अलावा है स्टोमेटा। तो अगर हमारे पास ओके, दिस इज ऑल्सो नोन एज इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन। दूसरा है कि अगर स्टोमेटा ओपन रहेगा तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी।
क्यों? क्योंकि ज़्यादा CO2 अंदर आ सकती है, ज़्यादा CO2 अंदर आएगी तो ज़्यादा फिक्स होगी, और ज़्यादा फिक्स होगी तो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी। तीसरा एक और पॉइंट है जो कि जितना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट बनेगा उतना कम फोटोसिंथेसिस होगी। क्यों ऐसा? और उतनी ज़्यादा रेस्पिरेशन होगी। देखो हमारे पास एक लीफ है, उसके मीजोफिल सेल के अंदर एक कार्बोहाइड्रेट बन गया, दूसरा कार्बोहाइड्रेट बन गया, तीसरा कार्बोहाइड्रेट बन गया। तो जब कार्बोहाइड्रेट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तो फोटोसिंथेसिस रुक के रेस्पिरेशन होनी शुरू हो जाती है कि बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट बन रहा है तो अब रेस्पिरेशन करता हूँ। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की कंसंट्रेशन हो जाती है तो तब फोटोसिंथेसिस कम। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कम, क्योंकि रेस्पिरेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यही था इंटरनल में। हाँ, 3 चीज़, एक तो क्लोरोफिल, स्टोमेटा और कार्बोहाइड्रेट। क्लोरोफिल का याद रखना कि एसिमिलेटरी नंबर और फोटोसिंथेटिक नंबर क्या होता है? वो होता है कि रिलेशनशिप बताता है किसकी? क्लोरोफिल और फोटोसिंथेसिस की। अब ये तो हम सबको पता है कि क्लोरोफिल अगर बढ़ेगा तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी, पर लेकिन वो नंबर वाइज अगर बताना हो तो उसको एसिमिलेटरी नंबर या फोटोसिंथेटिक नंबर से बताते हैं। कैसे? अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स्ड जब 1 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल यूज होता है इन 1 आवर। और ये बात किसने बताई? कौन सी बात? कि क्लोरोफिल ज़्यादा तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा। ये बात बताई हमें एमर्सन ने। ठीक है, विद दिस वी हैव फिनिश्ड इंटरनल फैक्टर्स। अब लास्ट में मैं 2 टॉपिक बताती हूँ, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश करते हैं। तो ठीक है, एक हम पढ़ेंगे क्वांटम रिक्वायरमेंट, और एक हम पढ़ेंगे क्वांटम यील्ड। क्वांटम रिक्वायरमेंट क्या होती है? देखो, अगर मैं आपको नॉर्मल वाटर स्प्लिटिंग का रिएक्शन बताऊं तो ऐसा होता है। H2O gives oxygen plus 4 electron plus 4 proton। क्वांटम रिक्वायरमेंट क्या पूछता है? वो पूछता है नंबर ऑफ फोटॉन्स required for formation of 1 molecule of oxygen। तो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनने के लिए हमें कितने फोटॉन चाहिए? याद कर लो, 8 फोटॉन्स। ठीक है, दैट इज क्वांटम रिक्वायरमेंट, कितने फोटॉन चाहिए। दूसरा एक होता है क्वांटम यील्ड। तो वो क्या होता है? वो पूछता है या वो बताता है नंबर या फिर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म्ड फ्रॉम 1 फोटॉन। तो सिंपल मैथ, 8 फोटॉन से एक ऑक्सीजन निकल रहा है, तो एक फोटॉन से कितना ऑक्सीजन निकलेगा? 1/8 इज क्वांटम यील्ड। इसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट, लास्ट, ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट इज रेड ड्रॉप फिनोमिनन। रेड ड्रॉप फिनोमिनन अगेन गिवन बाय एमर्सन, हमने क्लोरोफिल में भी पढ़ा। ईट एल, मतलब एमर्सन के साथ जो भी थे वो भी, उन्होंने क्या बोला कि 680 नैनोमीटर की अगर आप वेवलेंथ दोगे तब तक फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ड्रॉप हो जाएगी। तो फोटोसिंथेसिस ड्रॉप आफ्टर दिस वेवलेंथ एंड दिस इज नोन एज रेड ड्रॉप फिनोमिनन। जब रेड मतलब रेड ड्रॉप बोला जाता है कि इस वेवलेंथ के बाद ड्रॉप हो जाएगा, दैट इज रेड ड्रॉप फिनोमिनन। एक और चीज है दैट इज एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट। इसमें क्या बताया? देखो, इसको ग्राफ के साथ बताती हूँ।
दिस इज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ROP लिख रही हूँ मैं, एंड दिस इज टाइम। तो अगर मैं फार रेड लाइट दूँ, सिर्फ एक ही लाइट फार रेड लाइट दूँ, तो जो हमारा ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, इतनी फोटोसिंथेसिस हो रही है। अगर मैं रेड लाइट दूँ तो इतनी हो रही है, लेकिन अगर मैं इन दोनों को कंबाइंड दूँ तो हमारी जो फोटोसिंथेसिस की रेट है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है टू मोनोक्रोमेटिक लाइट, टू मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट, अगर आप दोगे ऐसी दो मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट, मोनोक्रोमेटिक यानी एक कलर बीम ऑफ लाइट दोगे, तो फोटोसिंथेसिस की जो रेट हो जाएगी वो डबल हो जाएगी। दो काम की जो वेवलेंथ है उसको आप दो और फोटोसिंथेसिस की रेट डबल पाओ। लास्ट, फ्लैशिंग इफेक्ट और इंटरमिटेंट इफेक्ट। इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि आप कंटिन्यूअस लाइट ना देके इंटरमिटेंट लाइट दो, तो आपकी फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ जाएगी। बस इतना कहना चाह रहे हैं। कंटिन्यूअस लाइट मतलब कंटिन्यूअस लाइट आ रही है, इंटरमिटेंट यानी रोक रोक के लाइट दो, तो फिर फोटोसिंथेसिस की रेट जो होगी वो ज़्यादा होगी। दैट्स इट। और ये किसने दिया? ये दिया वारबर्ग ने। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे। मैंने क्या क्या बोला? क्वांटम रिक्वायरमेंट 8 फोटोन चाहिए एक ऑक्सीजन बनाने के लिए। दूसरा मैंने बोला क्वांटम यील्ड कि एक ऑक्सीजन के लिए हमको एक फोटोन से कितना ऑक्सीजन बनेगा, तो 1/8। फिर 3 एक्सपेरिमेंट बोले। सबसे पहला रेड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मतलब 680 नैनोमीटर के बाद फोटोसिंथेसिस की रेट ड्रॉप हो जाएगी, दैट इज रेड ड्रॉप। इमर्सन एनहेंसमेंट इफेक्ट, मतलब कि 2 मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट दो साथ में, फोटोसिंथेसिस की रेट डबल। लास्ट में हम लोग ने पढ़ा इंटरमिटेंट इफेक्ट, जिसमें हम लोग ने बोला कि अगर इंटरमिटेंटली लाइट दोगे तो फिर ज़्यादा इफेक्ट आएगा फोटोसिंथेसिस की एज कम्पेयर टू कंटिन्यूअस लाइट। बस विद दिस विल फिनिश ऑफ अवर चैप्टर एंड अवर लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में दूसरा चैप्टर चालू करेंगे। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय। नेक्स्ट चैप्टर करने से पहले कर लेना इसके क्वेश्चंस और फिनिश कर देना इस चैप्टर को। अब फाइनली बाय बाय।